हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट 3 करेंगे और आज ज़्यादा बात करेंगे वेबस्टर और वेबस्टर की डिक्शनरी के बारे में। ये टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी ह्यूज है, जो कि डिज़र्व करता था कि एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। इंग्लिश में कहते हैं ना, टाइम फ्लाइज, वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है। ऐसे ही कुछ फील हो रहा है प्रिपरेशन करते हुए, प्रिपरेशन करवाते हुए कि ये क्या हो रहा है। अभी तो हमने सोचा था कि 2 महीने और मिल गए और उसमें से भी कई दिन, ऑलमोस्ट अ वीक जा चुका है। तो अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट रखिए। प्लेलिस्ट आपको दी गई हैं सभी टॉपिक्स की। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इवन टेलीग्राम चैनल पर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई गई है। बहुत सारी, मोर देन 300 एमसीक्यूज आर देयर। उनको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो दैट इज रियली गोइंग टू बी गुड फॉर यू। 10 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड आई नो ऑल ऑफ यू नो अबाउट दीज चैप्टर्स एंड द होल प्लेलिस्ट। अगर किसी को प्लेलिस्ट के बारे में नहीं पता है, दे कैन राइट डाउन अ कमेंट और पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आई प्रोवाइड। 10 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अब हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 का हमारा जो आज का पार्ट है, ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेगा नोआ वेबस्टर के लिए। और नोआ वेबस्टर, उनकी डिक्शनरी, उनकी इम्पोर्टेंस, उनका इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन लैंग्वेज, दैट इज एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। पेन पेपर लेकर बैठिए, सब कुछ नोट करिए, तभी सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। Noah Webster, American lexicographer known for his American spelling book in 1783 and his American Dictionary of English Language. For sure, Noah Webster से एक क्वेश्चन आपको आएगा। वेबस्टर कहते थे कि अमेरिकन्स को अमेरिकन बुक से सीखना चाहिए, क्यों हम इंग्लिश बुक से सीखते। तो उन्होंने अपना खुद का टेक्स्ट बुक लिखा, अ ग्रामेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और इस टेक्स्ट का एक निक नेम भी हो गया धीरे धीरे, ब्लू बैक्ड स्पेलर। ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, कब ये बुक पब्लिश हुई थी, क्या नाम था, या फिर इस बुक को किसने लिखा था और इसका निकनेम क्या पॉपुलर हुआ। बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कवर, ब्लू कवर था इसका खूबसूरत सा, ब्लू बैक्ड स्पेलर इसको कहा जाता था। फॉर ओवर 100 years दिस बुक टॉट चिल्ड्रन टू रीड, स्पेल एंड प्रोनाउंस वर्ड्स। काफ़ी पॉपुलर रही ये बुक 100 साल के लिए और लगभग 100 मिलियन कॉपीज आर सोल्ड। थोड़ा सा हमें अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। ऑल्दो डेट इज दिस, जुलाई 4, 1776 अमेरिका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। अमेरिकन रेवोल्यूशन का आउटकम ही था इंडिपेंडेंस। अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। इस वॉर का टाइम फ्रेम भी आपको आ सकता है, ड्यूरेशन आ सकता है एग्जाम में। दिस वॉज एन इंसरेक्शन बाय विच 13 कॉलोनीज के बारे में हमने पढ़ा है ना। 13 of Great Britain's North American colonies won political independence and went on to form United States of America, जिसकी एग्जैक्ट डेट ये थी। जितनी भी ये कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज, इमोशनली इनको लगता था इंग्लैंड इज बेस्ट। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिकन साइकोलॉजी में चेंज आना शुरू हुआ। इससे पहले क्या होता था, अमेरिका में जो कॉलोनीज थी, दे यूज टू इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ देयर बुक्स एंड मेनी ऑफ देयर आइडियाज फ्रॉम यूरोप। यूरोप को बिल्कुल टॉप मोस्ट एक पिनेकल माना जाता था। इट वॉज अ नेचुरल एंड एंटायरली जस्ट रिकॉग्निशन ऑफ द सुपीरियर सिविलाइजेशन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने सबको कैप्चर किया था, सबको कॉलोनाइज किया था, उसको अगर काइंड ऑफ वर्शिप किया जाता है तो इट इज क्वाइट नेचुरल। And the greatness of English literature and learning was kind of worshipped. But with the political independence achieved, many of the colonists began to manifest a distaste for anything that seemed to perpetuate the former dependence. तो जितने भी कॉलोनीज के लोग थे, अब तो बहुत सारी जनरेशन्स चेंज हो चुकी थी और वो जनरेशन्स जो उनकी अटैचमेंट थी वो अपने नए जोग्राफिकल प्लेस के साथ थी, अमेरिका के साथ, क्योंकि अब अमेरिका का नाम उनके साथ जुड़ गया। तब उनको ऐसा लगने लगा कि क्यों अभी भी इंग्लैंड की कल्चर को, इंग्लैंड की हिस्ट्री को और इंग्लैंड की एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम को प्रोपगेट किया जाए और अडॉप्ट किया जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये सभी चीज़ें अमेरिका के पास भी हों और उनको भी एपिटमे माना जाए।
अब सामने आई एक पर्सनालिटी, नोआ वेब्स्टर। Born on the outskirts of Hartford, Connecticut, he received at Yale जो कि काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, such an education as universities in the country then offered, and later undertook the practice of law. तो ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ थी, एजुकेशन ली उन्होंने एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से और लॉ की प्रैक्टिस में लग गए। बट बिजनेस इन द लीगल प्रोफेशन वॉज स्लो एंड ही वॉज फोर्स्ड फॉर अ लिविंग लाइवलीहुड टू टर्न टू टीचिंग। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया कि सिर्फ लॉ से तो काम नहीं चल रहा, कुछ और भी करना पड़ेगा। तो एक पर्सनालिटी उभर कर आई जिनका नाम था नोआ वेब्स्टर, जो कि आज भी बहुत ही पॉपुलर हैं। 1783, 84, 85 में इन्होंने कुछ बुक्स पब्लिश की, स्पेलिंग बुक, ग्रामर एंड रीडर, और बेसिकली टाइटल दिया ग्रामेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अपनी तरीके की फर्स्ट बुक थी, किसी अमेरिकन की ही लिखी हुई। दैट वाज द यूएसपी ऑफ दिस बुक। और सक्सेस हुई, बहुत सक्सेस हुई। मैंने आपको बताया 100 मिलियन कॉपीज बिकी, री इशू किया गया और एडिशन आफ्टर एडिशन पब्लिश किए जाते हैं सिंस दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 1789 में उन्होंने पब्लिश किया डिसर्टेशंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज विद नोट्स हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल। राइट, तो ये पूरा टाइटल ये है। पूरा टाइटल क्या है ये भी आपको आ सकता है एग्जाम में, तो अच्छे से टाइटल लर्न करने हैं आपको, ईयर्स लर्न करने हैं। इन 1806 ही ब्रॉट आउट अ स्मॉल डिक्शनरी, काइंड ऑफ वी कैन से जो उनकी मेजर डिक्शनरी आने वाली थी उसका प्रिल्यूड था। मेजर डिक्शनरी थी एन अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 1828 में पब्लिश हुई थी और बहुत ही ग्रैंड पब्लिकेशन है। डिक्शनरी के प्रीफेस में उन्होंने क्या लिखा, वर्ड टू वर्ड जानेंगे क्योंकि इसको हम बदल नहीं सकते। हो सकता है आपको इस प्रीफेस में से ही कोई लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए कि ये किसने कहा था, तो ध्यान से देखिए। It is not only important but in a degree necessary that the people of this country should have an American dictionary of the English language. राइट, अमेरिका के लोगों के पास अमेरिकन डिक्शनरी होनी चाहिए। फॉर ऑल दो द बॉडी ऑफ द लैंग्वेज इज द सेम एज इन इंग्लैंड एंड इट इज डिजायरेबल टू परपिचुएट दैट सेमनेस, येट सम डिफरेंसेस मस्ट एग्जिस्ट। इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस है अमेरिकन और इंग्लैंड की, अमेरिकन इंग्लिश और इंग्लैंड इंग्लिश में। राइट, और वो डिफरेंस होना भी चाहिए। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एंड इफ पीपल ऑफ आवर कंट्री कैनॉट प्रिजर्व एन आइडेंटिटी ऑफ आइडियाज, दे कैनॉट रिटेन एन आइडेंटिटी ऑफ लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, अपनी लैंग्वेज में हमें अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। बेसिकली दैट इज व्हाट ही वांटेड टू से। आप थोड़े थोड़े चेंजेस देखते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अमेरिकन स्पेलिंग ऑफन डिफर्स इन स्मॉल वे फ्रॉम दैट कस्टमरी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड से तो डिफरेंट ही है ना अमेरिकन इंग्लिश, कुछ कंटेक्स्ट में बेसिक्स आर सेम, दोनों ही इंग्लिश लैंग्वेज कही जाती हैं, बेसिक्स आर सेम। एंड ही सेज वी राइट ऑनर, HONOR, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। एंड अ स्कोर ऑफ वर्ड्स, स्कोर मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 20 ऑफ वर्ड्स विदाउट द यू ऑफ इंग्लिश, ऑनर, कलर, with you. We sometimes employ one consonant with the English write to, traveler, traveler. ट्रेवलर में अमेरिकन यूज वन कॉन्सोनेंट एंड इंग्लिश पीपल यूज टू। ऑल्दो अब तो ग्लोबलाइजेशन का इतना इम्पैक्ट हुआ है कि पीपल आर स्लोली एंड स्टेडली फॉरगेटिंग कि विच इज़ अमेरिकन एंड विच इज़ ब्रिटिश। अमेरिकन का इम्पैक्ट ज़्यादा है आज पूरे वर्ल्ड पर। वेगन, वेगन, दिस वॉज यूज इन इंग्लैंड। सो वी राइट ER इंस्टेड ऑफ RE, ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार कन्फ्यूजन भी हुई होगी। फाइबर, सेंटर, थिएटर, दिस इज यूज्ड इन America, and FIBRE used in England. Center, CENTER, correct American English. Wrong, right कुछ भी नहीं होता है, one is American, one is British, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसी को CENTRE लिखा जाता है। अब देखिए किस तरीके के चेंजेस थे। ब्लू में अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स दिखाए गए हैं और येलो में ब्रिटिश इंग्लिश के। म्यूजिक, फिजिक, लॉजिक विदाउट अ फाइनल के। चेक, मास्क, रिस्क विदाउट QUE in the end. Determine, examine, doctrine, medicine without a final E. So these are the American ones and yellow ones are the British ones.
अपनी इस किताब में बहुत ही प्यारा सा एक कोट देते हैं वो, और कहते हैं द सिस्टम इज डिजाइन्ड टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्मिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन इनटू कॉमन स्कूल्स। तो उन्होंने अपनी बुक को बेसिकली डिज़ाइन किया जिससे कि लैंग्वेज को लेकर एक यूनिफॉर्मिटी आ सके सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में। यहाँ पर बात होगी सिलेबल की, और सिलेबल अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो पहले सिलेबल्स को जानिए। मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, हिस्ट्री के चैप्टर्स में ही मैंने सिलेबल्स के बारे में बताया। सीरीज़ में देखने आपको ये सभी वीडियोस, तभी ग्रैब कर पाएंगे। तो वो कहते हैं कि सिलेबल्स बड़े अच्छे से डिवाइड होने चाहिए, हमारे कानों को आराम से पता चले कि कितने सिलेबल्स हैं। जैसे कि लेट वर्ड्स बी डिवाइडेड एज दे ऑट टू बी प्रोनाउंस्ड। क्लस्टर, हैबिट, नॉस्ट्रिल, बिश अप। राइट, अभी तो मैंने स्लो बोला है, जब फास्ट बोला जाएगा तो एक नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, क्लस्टर, हैबिट, नॉस्ट्रिल, बिशप। इस तरीके से इतने अच्छे से बोला और लिखा जाना चाहिए कि एक छोटा सा बच्चा भी समझ सके कि किस तरीके से और क्या उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है। आजकल भी देखिए किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन हम लोग एक्वायर करते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन शो सर्टेन वेल मार्क्ड डिफरेंसेस फ्रॉम इंग्लिश यूज, और उसमें से नोटिसेबल डिफरेंस इज इन द वॉल साउंड सच इन द वर्ड्स लाइक FAST, PATH, GRASS, DANCE, CANT, right, or HALF. At the end of the 18th century, southern England began to change from what is called a flat to a broad A. फ्लैट और ब्रॉड ए में क्या फ़र्क होता है पहले वो देखेंगे, फिर इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे। राइट, फ्रॉम अ साउंड लाइक ए इन मैन। मैन में आप किस तरीके से प्रोनाउंस करते हो ए को? ए, मैन, ए। तो इन वर्ड्स को पहले प्रोनाउंस किया जाता था फास्ट, पैथ, ग्रास, डांस, कैंट, हैफ, लेकिन अब इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है स्लोली स्टेडीली। जैसे कि फादर में हम आ बोलते हैं, फादर, आ का साउंड आ रहा है ना। तो नाउ दीज आर प्रोनाउंस लाइक फास्ट, पाथ, ग्रास, डांस, कांट एंड हाफ। तो स्लोली स्टेडीली हर एरिया में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही हैं। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इन प्रोनाउंसिएशन। जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ उसकी नोट मेकिंग करिए, हैंड रिटन नोट्स, एंड देन द टॉपिक विल बी ग्रास्पेबल टू यू। More than 350 questions are there related to all the syllabus of JSSC CGL including phonetics and history. किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए और उन क्वेश्चंस के लिए अपीयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, हिस्ट्री, इसके साथ साथ MCQ की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अब, और फोनेटिक्स की भी। तो जुट जाइए अपनी तैयारियों में। बस अब कुछ भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला या व्हाट्सोएवर। एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करके करिए ना, और प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सोर्स मटेरियल दिया ही जा रहा है, लेकिन नोट मेकिंग आपको खुद करनी है। उस पर मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ, और नोट मेकिंग खुद करने के बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास। वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी, उन सब रेस्पॉन्सेज को भी। अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे चैप्टर 11 के लिए ही, और इसका पार्ट 4 हम कवर करने वाले हैं। अब बहुत ही जल्दी हमारे हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे, और आप अपनी प्रिपरेशन को फिर अपने हिसाब से कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपने टाइम को कि कितने वीडियोस हैं, किस तरीके से और कैसे इन वीडियोस को यूज़ किया जाए कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए विद अ प्रॉपर रिविजन।